न्यूज 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। मैं हूं समीर बट। कहते हैं कि जो सपने इंसान देखता है जरूरी नहीं है कि वो सारे सपने पूरे हों। सपने देखना हर एक का हक है और सपने हर कोई देखता है, लेकिन उन सपनों को पूरा करना या करवाना वो ऊपर वाले के हाथ में होता है। और कभी कभी इंसान भी ऐसी गलतियां करता है जिससे उसका मकसद, उसकी प्लानिंग, उसके सपने चिकनाचूर हो जाते हैं। यही हाल जहां मैं बात कर रहा हूं गुलाम नबी आजाद का। बहुत बड़े नेता हैं, नेशनल लेवल पे उनकी एक जबरदस्त रेपुटेशन रही है। तकरीबन 40 से 50 साल का एक्सपीरियंस, 50 से ज्यादा का एक्सपीरियंस है, पॉलिटिकल एक्सपीरियंस। फॉर्मर चीफ मिनिस्टर रहे हैं जम्मू कश्मीर के, फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर रहे हैं कैबिनेट में, यूनियन कैबिनेट में। जम्मू कश्मीर के प्रेसिडेंट भी रहे हैं कांग्रेस के, इंचार्ज रहे हैं बहुत बहुत सारी स्टेटों के, इलेक्शन इंचार्ज भी रहे हैं और एक बहुत बड़ा नेशनल जनरल सेक्रेटरी तक भी रहे हैं। और बहुत, हम ये कह सकते हैं, बड़ा नाम है गुलाम नबी आजाद। जो इंडिया, भारत की राजनीति और जम्मू कश्मीर की राजनीति के एक बड़ा चेहरा है। और जब गुलाम नबी आजाद ने, आपको याद होगा, जब G23 के नाम से जो ग्रुप बनाया गया था कांग्रेस का, और कहीं ना कहीं ये जो ग्रुप था कहीं ना कहीं राहुल गांधी के वर्किंग स्टाइल के खिलाफ था, तो उसमें गुलाम नबी आजाद पेशो पेश थे, पहले नंबर पे थे, पहली कैटेगरी में थे। उन्होंने एक लेटर लिखी, G23 ने एक लेटर लिखी सोनिया गांधी को और कई खदशात जाहिर किए, कई कंसर्न जाहिर किए कि जो वर्किंग स्टाइल है पार्टी का, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर पर उन्होंने सवालिया निशान उठाए। कहीं ना कहीं राहुल गांधी पर निशाना था और राहुल गांधी तब इस पार्टी के प्रेसिडेंट भी थे, तो कहीं ना कहीं उन पर सवालिया निशाना था। लेकिन जब गुलाम नबी आजाद को ये लगा कि राहुल गांधी या कांग्रेस उनसे दूरी बनाए हुए हैं, दूरी बना रहे हैं, तो फिर एक वक्त आया कि गुलाम नबी आजाद ने रिजाइन दिया उस पार्टी से जिस पार्टी ने उनको सियासी एक बड़ा कद दिया था और सियासी तौर पर उनका जो एक तरह से उनका जो तकदीर थी उसको चमकाने में मदद की थी। खैर, सियासत इसी का नाम है। और गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस से रिजाइन किया और उन्होंने एक बड़ा ऐलान किया। तब मुझे याद है 2022 की बात है, 26 अक्टूबर 2022 को उन्होंने जम्मू में एक बड़ी रैली की और उस रैली में DPAP यानी कि डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी को लॉन्च किया गया। जब इस जम्मू में जो रैली हुई उसमें गुलाम नबी आजाद तो थे ही, लेकिन उनके साथ कांग्रेस से निकले हुए कई दिग्गज नेता थे। मुझे याद है ताज मोहिद्दीन उसमें थे, मोहम्मद अमीन भट्ट थे, गुलजार वानी, ताज मोहिद्दीन तो फॉर्मर मिनिस्टर रहे हैं, गुलजार वानी थे, मोहम्मद अमीन भट्ट थे, RS चिब फॉर्मर मिनिस्टर, गुलजार वानी फॉर्मर MLA, मोहम्मद अमीन भट्ट फॉर्मर MLA। इस तरह जुगल किशोर फॉर्मर मिनिस्टर रहे हैं, इसी तरह से GM सरूरी, इसी तरह से बाकी जो अब्दुल मजीद वानी, ये भी फॉर्मर मिनिस्टर जो कि कभी कांग्रेस में थे। वो कई नेता जो कांग्रेस से छोड़ के, और MLA भी रहे, बड़े बड़े नेता भी, वो सारे नेता जो है कांग्रेस छोड़ के गुलाम नबी आजाद के पास चले गए। और ऐसा लगने लगा उस रैली में, मुझे याद है उसमें गुलाम नबी आजाद ने ये अनाउंस किया कि अब यहाँ पे एक अल्टरनेटिव फोर्स बनने जा रहा है और जो ट्रेडिशनल पार्टीज हैं यहाँ पे, जैसे PDP है, उनके नेशनल कॉन्फ्रेंस है, उनके कांग्रेस, उनको छोड़ के अब DPAP एक बड़ा चेहरा यहाँ पे बनेगी। और लोगों को भी लग रहा था, और उनके पॉलिटिकल जो पंडित हैं वो भी ये कह रहे थे कि गुलाम नबी आजाद का एक स्टेचर इतना बड़ा है, उनकी एक्सपीरियंस इतनी बड़ी है, उनको तजुर्बा है सियासत का, उनको जम्मू कश्मीर की सियासत का भी बहुत ज्यादा तजुर्बा है। और वाकई में अगर उन्होंने एक DPAP लॉन्च की है, क्योंकि जब वो चीफ मिनिस्टर थे तो उनके जो ट्रिपल सिस्टम वर्किंग था उसकी जबरदस्त तारीफ हुई थी। और उन्होंने जो डेवलपमेंट वर्क्स किए 2 से 2.5 साल के अपने ट्यूनर में, उसको लोग आज भी याद करते हैं। तो उस टाइम लगा कि नहीं, गुलाम नबी आजाद जब आए हैं जम्मू कश्मीर की सियासत में, तो सियासी तौर पे यहाँ पे जो एक वैक्यूम है थर्ड अल्टरनेटिव का, वो पूरा करेगी। गुलाम नबी आजाद उसमें शामिल होंगे और उसमें वो एक बड़ा चेहरा बन सकते हैं। लेकिन लोगों की जो प्रेडिक्शन थी, लोगों को जो उस वक्त सोच थी, वो गलत साबित हुई। वो कैसे हुई कि धीरे धीरे जब गुलाम नबी आजाद ने अपने पांव पसारने शुरू किए यहाँ पे और उनकी जो पार्टी है उन्होंने प्रोग्राम्स लॉन्च किए, हालांकि पहले बहुत अच्छा रिस्पांस पार्टी को मिला, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ जब पार्टी आगे चलने लगी, देखिए ताराचंद जैसे नेता जो कि फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं, वो भी उनके साथ
शामिल हुए थे और भी कई नेता थे। लेकिन ये लोग जो धीरे धीरे चल के जब उन्होंने देखा कि नहीं, गुलाम नबी आज़ाद लोगों को अपनी तरफ ग्रैब करने में, अपनी तरफ अटेंड करने में, अपनी तरफ लाने में नाकाम रह रहे हैं, उतना रिस्पॉन्स उनको नहीं मिल रहा। और उसकी एक वजह ये पॉलिटिकल पंडित्स ने कहा कि एक्चुअली गुलाम नबी आज़ाद कंफ्यूजन में थे। उनको जो टैग लगा था, जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जब उनका आखिरी दिन था एज अ लीडर ऑफ अपोजिशन इन राज्यसभा, तो तब जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर इमोशनल हो गए थे, तो कहीं ना कहीं लोगों ने उसको अटैच किया कि गुलाम नबी आज़ाद का सॉफ्ट कॉर्नर है बीजेपी के साथ, और वो बीजेपी की तरफ से एक प्लांट किए गए। और अपोजिशन पार्टी जैसे पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ये कहने लगी कि बीजेपी के वो बीसी टीम में है, उसमें सज्जाद लोन का भी नाम था, सईद अल्ताफ बुखारी का भी था, और गुलाम नबी आज़ाद को उसी ज़मरे में रखा गया था। तो उनको बीसी टीम के तौर पर बीजेपी की रखा गया। तो ये गुलाम नबी आज़ाद के लिए एक बड़ा झटका था। लोगों में वो उस कंफ्यूजन को और उस चीज को जो अपोजिशन गढ़ा रही थी लोगों के मन में कि वो बीसी टीम है, उसको निकालने में वो नाकाम रह रहे थे। तो ये एक बड़ा चैलेंज बन के आ गया गुलाम नबी आज़ाद के लिए। और जब पार्लियामेंट के इलेक्शन हुए तो आपको याद ही होगा कि गुलाम नबी आज़ाद को पहले अनंतनाग कॉन्स्टिट्यूंसी जो है, राजौरी अनंतनाग कॉन्स्टिट्यूंसी से उनका नाम अनाउंस किया, लेकिन उसके बाद उनको वहां से विड्रॉ करना पड़ा। और उसके साथ साथ उनकी जो पार्टी के नेता हैं, कई नेता जो चुनाव लड़े भी थे, उनको भी बहुत कम वोट मिले। तो उसी से पता चला कि अब गुलाम नबी आज़ाद अगर असेंबली चुनाव में हिस्सा लेंगे तो उनको कोई खास कामयाबी वहां पे नहीं मिलेगी, क्योंकि पार्लियामेंट इलेक्शन में, लोकसभा इलेक्शन में उनको कोई खास कामयाबी नहीं मिल रही थी। तो लेकिन असेंबली इलेक्शन उन्होंने लड़ा और कई जगहों पे उनकी पार्टी के लोग जो हैं चुनाव लड़े, लेकिन वहां पे भी पार्टी को कोई खास कामयाबी नहीं मिली। पार्टी के जो बेशतर नेता हैं, ज्यादातर नेता हैं, वो इतने कम कि उनकी जमानतें भी जब्त हो गई। तो उस तरह से ही फिर पार्टी को लगा। और उस बीच में पार्लियामेंट इलेक्शन और असेंबली इलेक्शन के बीच में कई नेता ऑलरेडी पार्टी को छोड़ चुके थे, जिसमें ताराचंद भी थे, जुगल किशोर भी थे, बाकी नेता भी थे। वो सारे लोग पहले ही पार्टी को अलविदा कह चुके थे। और जब असेंबली इलेक्शन आए तो उसके बाद भी लगातार पार्टी के नेता निकलते रहे। और फिलहाल कुछ ही दिनों पहले गुलाम नबी आज़ाद ने ये कहा था कि मैं अब इस पार्टी को आगे बढ़ा नहीं पाऊंगा, क्योंकि जो उन्होंने एक स्ट्रक्चर जो पार्टी का था, जिसमें पार्टी के नेता थे, उनको जो ओहदे दिए गए थे, उस पूरी स्ट्रक्चर को ही डिसबैंड कर दिया। लेकिन उसके बाद ही लग रहा था कि अब वो इंटरेस्ट नहीं है। और इस बीच में पता चला और लग रहा था, क्योंकि असेंबली इलेक्शन में भी वो ज़्यादा यहाँ पे आए नहीं। उन्होंने कहा कि मैं बीमार हूँ, सेहत ठीक नहीं है, और दिल्ली में ही रहे। तो पार्टी को कोई कामयाबी नहीं मिली, 0 सीट मिली उनको। उसके बाद गुलाम नबी आज़ाद ने पूरी तरह से डिस्टेंस मेंटेन की और वो दिल्ली में ही अब रह रहे हैं, कोई विजिट यहाँ पे कर नहीं रहे हैं। और इसी बीच जिस तरह से आज जो मैं ये खबर आपको दे रहा हूँ, तो पार्टी के जो उनके बहुत ही क्लोज माने जाते थे मोहम्मद अमीन भट्ट दिवसर से वो एमएलए रहे हैं और पहले एमएलसी भी रहे हैं, गुलाम नबी आज़ाद के बहुत क्लोज माने जाते हैं, उनके साथी माने जाते हैं, क्लोज माने जाते हैं, वो आज कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं। और जब तक मैं आपसे बात कर रहा हूँ, जब तक आप ये रिपोर्ट देखेंगे, तब तक उन्होंने ज्वाइन कर लिया होगा। खन्नाबल में तारिक हमीद कर्रा उनको ज्वाइन करवा रहे हैं, ये मीर भी वहां पे होंगे। और कांग्रेस में जो डीपीएपी के नेताओं का आना है वो बदस्तूर पिछले 2 साल से जारी है। और उसी कड़ी में अब मोहम्मद अमीन भट्ट, जो कि दिवसर से जिन्होंने 2014 में चुनाव जीता था, उससे पहले एमएलसी भी रहे हैं, वो आज कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं। और उन्होंने किया भी होगा जब तक आपको ये रिपोर्ट मिली होगी मेरी। तो ये एक बड़ा झटका है गुलाम नबी आज़ाद के लिए, लेकिन कांग्रेस के लिए एक बूस्ट है। और ये कहा जा रहा है कि कई और नेता पार्टी के जो डीपीएपी के हैं, जिसमें ताज मोहिद्दीन हैं, गुलजार वानी हैं, और भी कई नेता जम्मू से, वो भी धीरे धीरे अब राहुल गांधी की हरी झंडी का इंतजार करके वो कांग्रेस ज्वाइन कर सकते हैं अगले कुछ दिनों में। क्योंकि कहा जा रहा है कि जब असेंबली इलेक्शन थे तो कई नेता, ये जो नेता थे, वो उसी दिन कांग्रेस ज्वाइन करना चाहते थे, लेकिन उस दिन राहुल गांधी ने उस पर अपनी सहमति नहीं दी। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं इस वक्त ये नहीं करूंगा, ये इससे गलत एक तासुर जाएगा, ये तासुर जाएगा कि कांग्रेस अपॉर्चुनिस्ट है और जो अपने वर्कर हैं उनको इग्नोर करके उन लोगों को टिकट देंगे जो कि दल बदलू है। तो उस टाइम उन्होंने उसको माना नहीं। उन्होंने कहा कि हम उनको ज्वाइन करवाएंगे, लेकिन इलेक्शन के बाद, और इनकी
लॉयल्टी को फिर एक बार चेक करेंगे। अगर वो खरे उतरे तो अगले इलेक्शन में, जब भी इलेक्शन यहाँ पे होंगे, तब उनको टिकट दे सकते हैं। तो अब मोहम्मद अमीन भट्ट को आज ज्वाइन करवा दिया गया है और उसके बाद कहा जा रहा है कि जो बाकी नेता हैं, जिसमें फॉर्मर मिनिस्टर भी हों, जो गुलाम नबी आज़ाद की पार्टी के साथ जुड़े हैं, वो भी धीरे धीरे अब पार्टी का दामन थाम सकते हैं, कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि गुलाम नबी आज़ाद, जो कि एक बड़ा नाम है और आज भी उनको बड़ी इज्जत से देखा जाता है, लेकिन वो जम्मू कश्मीर की सियासत में दोबारा से अपना मुकाम हासिल नहीं कर पाए। हो सकता है उनकी एज उनको साथ नहीं दे रही है, उनकी सेहत ठीक नहीं है, वो साथ नहीं दे रही है, या उनको अपने जो वर्कर थे जिन पे उनको भरोसा था वो उनकी उम्मीदों पे खरे नहीं उतरे हैं। लेकिन एक तरफ है कि जो एक स्ट्रेचर था गुलाम नबी आज़ाद का नेशनल लेवल पे भी कांग्रेस छोड़ने के बाद, वो स्ट्रेचर वापस लेने में वो नाकाम ही रहे। हालांकि इज्जत और उनका जो उनको एक पॉलिटिकल एक स्पेस है वो आज भी कायम दायम है, उसमें कोई खलल नहीं है। लेकिन कहते हैं कि राजनीति में वही माना जाता है, उसी को माना जाता है जिसका सूरज चमक रहा हो। लेकिन आज के हालात में गुलाम नबी आज़ाद एक, हम ये कह सकते हैं, डूबता जहाज है, आप कह सकते हैं डूबता सूरज है, और इसीलिए सभी लोग उनसे अब निकल के दूसरी पार्टियों में जा रहे हैं। कैमरामैन चांद के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू।